भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज यहाँ पर उपस्थित इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे अपने प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष रामचंद्र राव जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती DK अरुणा जी, हमारे इस राज्य के प्रभारी अभय पाटिल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, आदरणीय श्री बंडी संजय जी, हमारे इस राज्य के नेतृत्वकर्ता और जिनके नेतृत्व में जिनके चुनाव प्रभारी रहते हुए मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना, ऐसे डॉक्टर K लक्ष्मण जी, हमारे सुधाकर रेड्डी जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर राव जी, हमारे महेश्वर रेड्डी जी जो फ्लोर लीडर हैं, हमारे इस राज्य में चुनाव की दृष्टि से काम देखने के लिए आई हुई हमारी बहन रेखा जी, और हमारे साथ मंच पर उपस्थित अपने सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी प्रदेश के हमारे पदाधिकारी, माननीय जिलाध्यक्षगण और प्रदेश कार्य समिति के अपने सभी माननीय सदस्यगण। आज का दिन मेरे लिए भी विशेष है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद किसी भी प्रदेश की पहली कार्य समिति में जाने का मौका मुझे मिला है, यदि मैं पूरे प्रदेश नेतृत्व को नमस्कार करता हूं। तेलंगाना प्रजालुक हृदयपूर्वक नमस्कारम। साथियों, आज जब मैं इस प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मुझे तेलंगाना में पूरी तरह से जो पिछले 2 दिनों के मेरे प्रवास में मुझे देखने को मिला कि तेलंगाना में अब भाजपा का भविष्य निश्चित रूप से सुनहरा दिख रहा है और आने वाला भविष्य भाजपा का होगा तेलंगाना में, यह विश्वास मुझे दिख रहा है। आप जो यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से संगठन के निर्माण के लिए पार्टी के विचारों को के वाहक के रूप में और तेलंगाना के भाजपा के वैसे सेनापति हैं जिनके नेतृत्व में हम तेलंगाना के उस सपने को साकार करेंगे जो उसके गठन के समय में तेलंगाना के लोगों ने देखा है। यानी हम तेलंगाना के लोगों को उसके सपनों का तेलंगाना बनाने का संकल्प लेंगे इस कार्य समिति से। मित्रों, हम सब की ये यात्रा, जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिस यात्रा में निकल पड़ा है, वो यात्रा विचार के साथ है, वो यात्रा त्याग की यात्रा है, वो यात्रा तपस्या की यात्रा है और वो यात्रा राष्ट्र को प्रथम रखने की यात्रा है। उस यात्रा के हम सभी सहभागी हैं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो विशाल वटवृक्ष आप देखते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का, हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत का प्रतिफल है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में अपने स्थापना के कालखंड में पहले चुनाव में मात्र 2 सांसदों वाली आज पार्टी थी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के उस बूथ के कार्यकर्ता को जाता है, क्योंकि वह बूथ का कार्यकर्ता जो सबसे निचले स्तर पर काम करते हुए भाजपा के कमल खिलाने का संकल्प को पूरा करता है। मैं आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अपने उस वटवृक्ष को स्थापना काल से हम कह सकते हैं, जब जनसंघ काल में जनसंघ की स्थापना हुई और उस वटवृक्ष को बड़ा करने में और उसको कहीं ना कहीं अपने प्रेरणा से आगे बढ़ाने वाले अपने श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी याद करता हूं, उनके बलिदान को याद करता हूं, क्योंकि वैसे ही नेताओं का बलिदान है जो आज भारतीय जनता पार्टी इस रूप में दिख रही है। मित्रों, आज के दिन मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस एकात्म मानव दर्शन को भी याद करना चाहता हूं, क्योंकि आज उनके वो विचार ही थे
जो हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं कैसे पहुंचे, अंत्योदय के सपने को साकार करने में लगे हैं। मित्रों, आज के दिन मैं अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने इस देश में एक ऐसी राजनीति की शुरुआत की जिसमें संवाद है, शालीनता है और सुशासन की सरकार का मॉडल है। मैं मानता हूं हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज अपने इन तीनों विचारों के पुरुष हम कह सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत, दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय और माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन की सरकार, कहीं न कहीं इन तीनों चीजों को आत्मसात करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी आधुनिक भारत के निर्माण में लगे हैं। और मैं मानता हूं कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प को पूरा किया गया, जिस प्रकार से इस भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का तिरंगा लहराता रहे, उसके शान में कोई गुस्ताखी न कर सके, इस संकल्प को पूरा करने का काम हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, अगर आज हम कहते हैं कि सुशासन की सरकार की बात, तो मैं मानता हूं पिछले 12 वर्षों में जिस प्रामाणिकता के साथ, जिस संकल्प के साथ हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 12 वर्षों में हमारे विपक्ष के साथी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि हमारे एक मंत्री पर भी दाग लगा कर देखे, यह है भारतीय जनता पार्टी का सुशासन की सरकार। लेकिन मित्रों, हम जिस प्रकार से अपने तीनों नेता के प्रेरणा से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आज भी हमारे पास कई और चुनौतियां हैं। हम सफलता देखकर इस मुगालते में सहज नहीं हो सकते कि अभी हमने अपनी मंजिल पा ली है, हमें अभी और संघर्ष करना है और हमें अपने भारत को, उस सपने को भारत बनाना है जिसकी कल्पना, जिसका सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था, भारत को परम वैभव पे पहुंचाने का सपना। मित्रों, लेकिन मित्रों, मैं आप और आपने यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से आने वाले वर्षों में भी संघर्ष के लिए आह्वान करने आया हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी अगर 2047 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि हम विकसित भारत बनाकर देंगे, तो उस सपने को साकार करने के लिए मेरे इस कालखंड के कार्यकर्ताओं को भी अपना पुरुषार्थ करना होगा। इस कालखंड के कार्यकर्ताओं को भी समर्पण और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। मित्रों, हम मानते हैं कि जब हमें 2 सीटें आई थी, तब भी हमने संघर्ष को अपना साथी चुना था। हमने संगठन को अपना मार्ग और संगठन को अपनी ताकत समझ के आगे बढ़े थे और हमें मालूम था कि अगर हम जनता का विश्वास जीतेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन भारत की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। और हमने 2 सीटों से जब हमारे आंकड़े आए तो हम विचलित नहीं हुए। जो हमारी नीतियां थी, जो हमारे विचार थे, उसमें कोई भटकाव नहीं आया। हमने उस दिन भी वही संकल्प किया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उस सपने को साकार किया तो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया। मित्रों, यानी हम वैसे संगठन के लोग हैं जो कहीं ना कहीं तप, त्याग, परिश्रम से परिणाम को लाने का संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज जब पूरे देश में एक वातावरण बना है, लोग पूछते हैं क्या बदला, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2014 के पहले का भारत एक निराशा में, एक करप्शन में, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक युवा पीढ़ी को ये लगता था कि मेरा भविष्य कहां जाएगा, मेरे भारत का भविष्य कहां जाएगा। पर आज का युवा, आज के भारत के लोग मान के चलते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा शख्सियत है जो कोरोना में भी हमको, आपदा में भी पूरी चुनौतियों के साथ बाहर निकालने का सक्षम रखता है। विदेशी ताकतें भी अगर हमारे सामने खड़ी होती हैं तो उनको ईंट का जवाब पत्थर देने में क्षमता रखता है। मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं मित्रों कि जहां हम लोगों ने हमेशा अपने ताकत को इजाफा किया है, हमने मालूम है कि 2019 में जो हमें परिणाम मिला था, 2024 के परिणाम में हमने 35% वोट लाकर
तेलंगाना में अपनी सशक्त उपस्थिति को दर्ज किया है मित्रों। लेकिन मित्रों, ये सफर अभी और संघर्ष का है और हमें मालूम है कि जिस प्रकार से लोग पूछते हैं मुझसे कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से जीत मिली, मैं बताता हूं उनको कि पश्चिम बंगाल की जीत के पीछे हमारा विचार है, हमारा नेतृत्व है और हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। और कहीं ना कहीं हमने पश्चिम बंगाल की जीत को, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म स्थान को कहीं ना कहीं उस विध्वंसकारी शासन से मुक्ति दिलाने का काम किया है। जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पश्चिम बंगाल के लिए देखा होगा, उसको आने वाले समय में जो भाजपा की सरकार बनी है उसको पूरा करके देगी मित्रों। लेकिन 2016 में हमारे पास मात्र 3 विधायक हुआ करते थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं छोड़ा। हम 2021 में भी तनावपूर्ण स्थिति में चुनाव जीते, जितने आंकड़े पे हम आए थे उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं पर यातनाएं हुई। हमारे कार्यकर्ताओं ने कई प्रकार के पीड़ित हुए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं छोड़ा मित्रों। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के जीत के संदेश के साथ आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूं कि मित्रों, पश्चिम बंगाल में जितनी भी यातनाएं हुई, हमारा कार्यकर्ता डिगा नहीं, उसने संकल्प के रास्ते को ही चुना, संघर्ष के ही रास्ते को चुना। और यही कारण है कि आज पश्चिम बंगाल में कमल का फूल खिला है मित्रों। और इसका श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, लाठियां खाई, हमारे जेल गए, कईयों ने खून बहाए और कईयों ने मानसिक उत्पीड़ना से भी हमारी मां बहनों को भी प्रताड़ित करने का काम वहां पर बैठी हुई सरकार कर रही थी और कांग्रेस और उसके शागिर्दों की बोली नहीं निकल रही। आज वो कहते हैं कि ऐसी सरकार बनी है। अरे जिस दिन हमारे कार्यकर्ताओं पर, जिस दिन बंगाल के लोगों पर पीड़ा हो रही थी, जिस दिन मां बहनों का अपमानित किया जा रहा था, उस दिन एक भी कांग्रेस का नेता बोलने के लिए बाहर नहीं आया था और जितने ये अपोजिशन के लोग हैं उनकी बोलती नहीं निकलती थी। अरे ये लोग कहीं ना कहीं इस देश के महिलाओं का, इस देश के नागरिकों का सम्मान कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके मन में केवल सत्ता है और सत्ता इनसे और दूर जा रही है इनके इसी व्यवहार और आचरण के कारण। मित्रों, हम आज यहाँ पर आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं मित्रों, लेकिन मैं आपको आज एक चीज कहने आया हूं मित्रों। आइए हम लोग सड़क पर संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाए। तेलंगाना में अगर परिवर्तन लाना है मित्रों, तेलंगाना के लोगों की आवाज बनना है, तो हमको जनता के साथ उनकी समस्याओं से जुड़ना होगा और जनता की आवाज पूरी तरह से सड़कों पे खड़ा होकर उतारना होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भाजपा के कार्यकर्ता, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के विषयों को अगर सड़क पर लेके उतर गए तो 2028 आपका होगा, भाजपा का होगा। मित्रों, मैं जब छत्तीसगढ़ में पार्टी का प्रभारी था तो वहां पर भी कांग्रेस की एनआरकी वाली सरकार थी और लोग कहते थे कि वहां का मुख्यमंत्री बहुत मजबूत है, बहुत ही ताकतवर है। लेकिन मैं आज आपको बताने आया हूं, उस भ्रष्ट अराजकतावादी कांग्रेस की सरकार को भी किसी ने उखाड़ फेंका तो वो भाजपा का कार्यकर्ता ही था मित्रों, और उन्होंने अपने परिश्रम से फिर से वहां पर भाजपा की सरकार बनाई है मित्रों। और तेलंगाना तो वो प्रदेश है जहां पर हमने सबसे शुरुआती दिनों में अपने कमल के फूल को खिलाया है मित्रों। और मैं मानता हूं कि अगर देश में आज पूरे 22 राज्यों में हमारी सरकारें अगर काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास अपना नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, उसके साथ आज देश की जनता चलने को तैयार है मित्रों। लेकिन हम केवल कांग्रेस की कमजोरी को चुनाव का मुद्दा नहीं, हम अपने कामयाबी को भी चुनाव का मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में इस देश ने जो बदलाव देखा है, इस देश ने जो परिवर्तन देखा है, हम उन विषयों को भी जनता के बीच में लेके जाएंगे मित्रों। और मैं मानता हूं हमारी सरकार की यूएसपी यही है, हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। और इसीलिए नारा बुलंद होता है, मोदी है तो, मोदी है तो, और नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है और कांग्रेस की गारंटी कभी नहीं पूरा होने की गारंटी है मित्रों।
मैं देख चुका हूं, जहां पर हमारी सरकारें रही, हमने जो जो वादे किए उन वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने अगर शिलान्यास किया तो उसके उद्घाटन का भी काम हमारी ही सरकार ने किया है मित्रों। लेकिन ये वो लोग हैं जो वादा करते हैं पर भूल जाने के लिए ही वादा करते हैं मित्रों। आज तेलंगाना में भी जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उन्होंने तेलंगाना के किसानों की भी चिंता की। आज 30 लाख से अधिक किसान पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ पा रहे हैं। करीब 33 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड, आज आसान ऋण का काम हमारी सरकार यहां पर कर रही है मित्रों। निजामाबाद का हल्दी बोर्ड निश्चित रूप से हल्दी की फसल को, किसानों को नई बाजार की संभावनाएं दे रहा है मित्रों। आज 80 लाख से अधिक जो 60 करोड़ से अधिक जो आयुष्मान कार्ड है, उसमें 82 लाख आयुष्मान कार्ड आज आपके तेलंगाना के लोगों के लिए बना है। करीब 1.32 करोड़ गरीबों के खाते खोलने का काम तेलंगाना में हमारी सरकार ने किया है। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि तेलंगाना के युवाओं को भी कहीं ना कहीं अवसर देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। 86,800 करोड़ की युवाओं को जो स्वरोजगार की मुद्रा योजना के माध्यम से उनको अवसर दिया है कि वो आत्मनिर्भर भारत बनाने में आत्मनिर्भर युवा बनकर उभरे। आज पूरे देश में कहते थे लोग कि एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। अरे चाय बेचने वाला का बेटा ही रेवड़ी पटरी वाले का दर्द समझ सकता है, और वो दर्द माननीय प्रधानमंत्री ने देखा और समझा। और आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश में अगर 75 लाख रेवड़ी पटरी को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ा तो उसमें 7.5 लाख लोग तेलंगाना के अपने रेवड़ी पटरी वाले भाई हैं मित्रों। मैं इसलिए इन आंकड़ों को चर्चा कर रहा हूं कि ये आंकड़े तेलंगाना के विकास में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के योगदान को दिखाते हैं मित्रों। और अगर तेलंगाना की जनता ने जब जब हमें जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, हमने अपने संकल्प को हमेशा पूरा करने का काम किया है। हम सत्ता के आईने से सेवा को नहीं देखते, हमें सत्ता मिलती है नहीं न मिले, लेकिन हम सेवा के भाव से अपनी सरकारों को चलाने के लिए संकल्पित है। और यही कारण है कि एम्स जो यहाँ पर बीबी नगर में आया, और मैं कह सकता हूँ जनजातीय विश्वविद्यालय जो समक्का और सरक्का के नाम से जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आज करीब 23 से अधिक एकलव्य विद्यालय यहाँ पर चल रहे हैं जो हमारी आदिवासी भाई बहनों को उनके शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए चल रहे हैं। मैं आज इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहा हूँ। एक और एक ऐसी सरकार है जो पिछले 3 वर्षों में हम कह सकते हैं कि 3 वर्षों में 6 गारंटी देने के बाद एक भी गारंटी पूरा नहीं करती, और सोई हुई सरकार को निश्चित रूप से हमें उखाड़ फेंकना है मित्रों। हमें मालूम है कि अगर हम उनसे ये सवाल पूछेंगे कि बेरोजगारी भत्ता मिला कि नहीं मिला, आपने महिलाओं को जो आर्थिक सहायता देने का वादा किया था वो किया कि नहीं किया, तो मुझे मालूम है उनका जवाब नहीं आएगा। उनके पार्टी के नेता केवल दरबार सजाने में रहते हैं। कांग्रेस को यहाँ का एटीएम बनाकर दिल्ली के दरबार सजाते हैं। तेलंगाना की जनता की अगर चिंता होती तो इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा होता मित्रों। हाँ, ये अलग बात है, गारंटी के पोस्टर आज भी नजर आ रहे हैं, पर गारंटी जनता के बीच में नहीं पहुंची है, ये हमें जनता तक पहुंचाना है मित्रों। आज जब हम पूरे देश में जीएसटी का रिफॉर्म्स करते हैं और जीएसटी के रिफॉर्म्स के माध्यम से हम लोगों को एक सरल व्यवस्था उपस्थित देते हैं और देने का प्रयास करते हैं। हमने इनकम टैक्स के स्लैब को भी 12 लाख तक पहुंचाकर सामान्य लोगों को जीवन में खुशहाली लाने का हमने जो प्रयास किया, लेकिन मुझे दुख होता है कि तेलंगाना में एक ऐसी सरकार है जो अभी भी आरआर टैक्स के माध्यम से दिल्ली के दरबार को पैसा पहुंचाती है। और ये तेलंगाना का जो ये आरआर टैक्स है, इसको निश्चित रूप से तेलंगाना की जनता का जो मेहनत और परिश्रम का पैसा है वो आरआर टैक्स में नहीं जाएगा। हम उस सरकार को ही उखाड़ फेंकेंगे जो इस प्रकार के टैक्स के माध्यम से हमारे लोगों की शोषण करने का काम करता है। मित्रों, हम लोगों ने अपनी लड़ाई को तय कर लिया है।
सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को घेरेंगे और इस सरकार की उल्टी गिनती निश्चित रूप से आज से ही शुरू हो गई है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी जितने पैसे का काम और कारनामे जो ये सरकार दिखा रही है उसका एक एक रुपये का हिसाब हमारा कार्यकर्ता लेगा। इस बात के लिए आप सब तैयार हो जाइए। मित्रों, हम लोगों ने देखा यहां पर एक भ्रष्टाचारी सरकार को जिस प्रकार से बीआरएस की सरकार चली, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाया और पूरा समय उनका उसी में बीता। हमें ध्यान में होना चाहिए कालेश्वरम का घोटाला जो निश्चित रूप से बीआरएस को उसकी अंतिम पायदान पर पहुंचाने के लिए काफी हुआ, लेकिन मित्रों जो अगली सरकार बनी उसने भी उसी परंपराओं को जारी रखा, क्योंकि ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। और हम तो कहते हैं कांग्रेस करप्शन ये दोनों पर्यायवाची है, और मैं मानता हूं कि आज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी कांग्रेस का पर्यायवाची बनते जा रहा है। मित्रों, जिस प्रकार से देश के टुकड़े करने वाले गैंग को, देश को नापाक इरादे को पहुंचाने वाले गैंग को जिस प्रकार से कांग्रेस का समर्थन मिलता है, मैं मानता हूं कांग्रेस करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए जानी जाएगी। मित्रों, और कहीं ना कहीं हाल ही में मुझे मालूम हुआ जो रिवर फ्रंट का नाम से, मूसी रिवर फ्रंट के नाम से जो एक योजना आई है, उसमें भी कांग्रेस ने अपनी परंपरा के तहत लूट का बाजार लगा दिया है। मित्रों, लेकिन हम आपके माध्यम से कांग्रेस की सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि जो पैसा आप यहाँ की जनता का पैसा, यहाँ के लोगों का मेहनत का पैसा आप राहुल गांधी के विदेश यात्रा में खर्च करते हैं, उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लेगा, तेलंगाना की जनता लेके रहेगी। मित्रों, मुझे मालूम है जिस प्रकार से यहाँ पर मजलिस, कांग्रेस और बीआरएस का खेल चलता है, मैं स्पष्ट रूप से आज कहने आया हूं मित्रों, जिन लोगों ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी उसके पूरी तरह से उसका विरोध करती है। और हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि जब हमारी सरकार यहां बनेगी, हम इस धर्म के आधार पर आरक्षण को खत्म करेंगे और उसका लाभ हमारे एससी, बीसी और हमारे एसटी समाज के लोगों को मिलेगा, क्योंकि हम उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो समाज के उस वर्ग में बैठा है, जिनको आज भी विकास के मुख्य धारा में लाने का काम हमारे ऊपर है। आज अगर हम कहते हैं देश के 25 करोड़ आबादी को हमने गरीबी रेखा से बाहर लाया, तो हमने उस संकल्प को पूरा किया जो हमारे प्रेरणा पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। अगर आज हम कहते हैं कि हमने अपने सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है, आज हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अपने इतिहास के धरोहर को, सांस्कृतिक विरासतों को हमने मजबूत कर निश्चित रूप से सनातन परंपराओं को एक जीवंत करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ की सरकार ने लगातार हमारे देवी देवताओं का अपमान करने का काम किया, अयप्पा का स्वामी मंदिर पर जो हमला हुआ, उसका अपमान का बदला हम आने वाले समय में जरूर इस सरकार से लेंगे। मित्रों, और केसीआर ने भी जिस प्रकार से जनता ने उनको सबक सिखाया है, लेकिन आने वाले समय में हम उनको और भी जनता की इस आवाज को और बुलंद करेंगे। मित्रों, लेकिन मित्रों, इस परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफी की राजनीति करने वाले लोगों को निश्चित रूप से हमें अगर बाहर का रास्ता दिखाना है, तो हमें भी पूरे तरह से संघर्ष के लिए तैयार होना होगा। और मैं मानता हूं इन दोनों दलों का और तीनों दलों का अगर एक विषय पर समानता है, तो वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वादा खिलाफी का। और हम मानते हैं जहां उनकी राजनीति तुष्टिकरण की है, हमारी राजनीति संतुष्टिकरण की है। हम जनता के विश्वास को जीतकर जनता के साथ सेवा भाव से काम करते हैं, और इसीलिए हमारे नेता उस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। और हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और निश्चित रूप से हम इस विषय को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमें मालूम है तेलंगाना को जिस प्रकार से, जिस सपने के साथ तेलंगाना बना, हमारी श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी ने जो संसद के पटल पर जो आवाज बुलंद की,
हमारे कार्यकर्ताओं ने और यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानी दी, उस सपनों का तेलंगाना निश्चित रूप से अभी अधूरा है और उस सपने को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी मित्रों। और हम उस सरकार को लाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष के लिए आह्वान करते हैं। मित्रों, आज जिस प्रकार से यहाँ की सरकार केवल झूठ का बाजार खोली हुई है, हर पंचायत हर बूथ तक हमें उस झूठ के बाजार को उजागर करना है। और जिस प्रकार से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को एक विकास के लिए अलग अलग नीतियों बनाकर काम करने की आवश्यकता है, पर यहाँ की सरकार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही ध्यान देती है, क्योंकि उसमें उनको गाढ़ी कमाई दिखती है। उन्हें गरीब का आवास बनाने की चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसकी चिंता कोई कर सकता है तो देश के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। आज देश भर में 4 करोड़ गरीबों के अगर आवास बने तो उसको छत देने का काम कहीं ना कहीं हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं तो हमने 12 करोड़ शौचालय अगर बनाए तो महिलाओं का सम्मान, स्वाभिमान और अब उनके अधिकार की भी चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी मित्रों। आज हम कहते हैं कि हमारी माता बहनें आत्मनिर्भर बनेंगी, तो मुझे मालूम हुआ कि पहली महिला पायलट आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनकर आ रही है। ये भाजपा का जुड़ाव महिलाओं के साथ दिखता है मित्रों। लेकिन हम देखते हैं कि हमें अब ये और भी महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए काम करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प को पूरा किया है, तो हम मानते हैं कि आज महिलाएं आधी आबादी को हम आत्मनिर्भर बनाने में, और इस भारत को आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो आधी आबादी को भी हमको उसी ताकत के साथ खड़ा करना होगा मित्रों। हमें मालूम है कि कांग्रेस के विधायक हों, कांग्रेस के यहाँ के जो भी तथाकथित सांसद हों, उनके लिए केवल और केवल सत्ता में मेवा ही माध्यम है। लेकिन हम उनको खिलाफ भी, उनके कमियों को, उनके विषयों को लेकर भी जनता के बीच में जाएंगे और जनता को इस आह्वान के साथ जोड़ेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त तेलंगाना बनाने का सपना हम सभी लोगों को पूरा करना है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी का एक ही पक्ष है, राष्ट्र पक्ष। हम उस बात को इसलिए कहते हैं, हमारी पार्टी में बहुत स्पष्टता है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। और इसी विषय को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं मित्रों। लेकिन आज भारत को जो एक स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, कोई भी विश्व में देश वही देश आगे बढ़ता है जो एक साथ मिलकर एक स्वप्न के साथ आगे बढ़ता है। अमेरिका भी अगर आगे बढ़ा तो उसने ग्रेट अमेरिकन ड्रीम्स को देखा, चाइना ने भी अगर आगे बढ़ा तो उसने चाइना को ग्रेट बनाने की बात सोची। और मैं मानता हूं कि जो विकसित भारत का सपना 2047 में विकसित भारत बनाने का सपना जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है, कहीं ना कहीं पूरे देश को एक स्वप्न के साथ जोड़ा है। और आज पूरा 140 करोड़ भारतवासी उस स्वप्न के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है मित्रों। इस देश में लोग पूछते हैं कि क्या बदला। मैं आज तेलंगाना के कार्यकर्ताओं के सामने उस बात को भी कहने आया हूं। मित्रों, इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बदल गया है मित्रों। कल तक हमारे ही जमीन पे पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए जाते थे और दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन रहती थी। मैं इस बात को जब दोहराता हूं तो कुछ हमारे साथी कहते हैं कि नितिन जी, कांग्रेस के लोगों को पीड़ा होती है। मैं कहता हूं पीड़ा उनको मुबारक हो, लेकिन मुझे याद है 2011 का समय जब दिल्ली में कांग्रेस की मौन सरकार बैठी थी और पाकिस्तान का झंडा कश्मीर के लाल चौक पर लहराता था मित्रों। लेकिन आज 2014 के बाद पाकिस्तान का झंडा अब भारत के भूमि पे नहीं, कश्मीर के लाल चौक में भारत का तिरंगा लहराता है। ये नए भारत की तस्वीर है मित्रों। लेकिन मित्रों, हमें मालूम है कि अब ये बहुत सारी चीजें और करनी है। आज हमने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, हमने बाहरी सुरक्षाओं को भी निश्चित रूप से ताकत दी है। और कहीं ना कहीं जो भी लोग नापाक इरादों से देश की तरफ देखते हैं, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारी सरकार ने किया है मित्रों। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, हमने स्पष्ट संदेश दुनिया को दिया है
कि भारत अपने हितों के साथ अब कोई समझौता नहीं कर सकता। भारत का एक भी नागरिक पर अगर हमला होगा तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है मित्रों। मैं आज इसलिए इस बात को कह रहा हूं मित्रों कि कांग्रेस के लिए हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति ही उसके लिए सबसे बड़ी रही। उसने इस देश की मिट्टी से, इस देश की जमीन से कभी प्यार किया ही नहीं। वो अपने आप को इस देश के आज़ादी वाली पार्टी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वो आज़ादी वाली पार्टी 1947 में ही दफन हो गई थी, क्योंकि उस आज़ादी वाली पार्टी को जिसने संघर्ष किया था वो सत्ता में बैठने के लिए लायक नहीं थी, क्योंकि सत्ता में उसने जिस प्रकार के कंप्रोमाइज किए थे। हमें याद होना चाहिए कि नेहरू जी ने जब सत्ता पाई थी तो कितने प्रकार के कंप्रोमाइज इस देश की जनता के हितों से किए थे मित्रों। इसलिए मैं मानता हूं कांग्रेस कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती है मित्रों। लेकिन मित्रों, हमें आने वाले समय में तेलंगाना के लिए कुछ ड्रीम, कुछ सपने और कुछ विश्वास के साथ जनता के बीच में जाना है। और मैं मानता हूं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता इस वैचारिक लड़ाई के साथ साथ संगठन के निर्माण में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे मित्रों। हमें मालूम है हमें समाज का विश्वास जीतना है। अगर हम समाज का, संगठन का निर्माण करते हैं, समाज का विश्वास जीतते हैं तो निश्चित रूप से हम बूथ भी जीतेंगे। और जिस दिन हम बूथ जीतने की कल्पना को साकार करेंगे, मैं बात विश्वास दिलाता हूं, एक एक बूथ भारत को में जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मजबूत किया है, उस बूथ जीतने के साथ हम तेलंगाना को भी जीत कर लाएंगे मित्रों। आज मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से अंग से, बंग से, कलिंग से कमल आगे बढ़ा है, उसी प्रकार से अब त्रिलिंग की धरती पर भी कमल का पूर्ण वैभव देखने को मिलेगा मित्रों। तो आइए भाजपा के इस सफर को, जो स्वाभाविक रूप से अब कमल का फूल तेलंगाना में खिलाना है, इस संकल्प के साथ हम सभी आगे बढ़े। और परिवर्तन दिल्ली से नहीं आएगी मित्रों, परिवर्तन तेलंगाना की जनता के साथ संघर्ष करके मिलेगा मित्रों। मैं मानता हूं कि दिल्ली की ताकत देनी है तो प्रदेश के नेतृत्व को मिलती है, प्रदेश के नेतृत्व को ताकत जिला के नेतृत्व को मिलती है, और जिला के नेतृत्व को ताकत मंडल के नेतृत्व को मिलती है, और मंडल का नेतृत्व का ताकत बूथ के नेतृत्व को ताकत देता है मित्रों। तो आइए पूरी दिल्ली, पूरी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना को अपना मिशन मान ली है, और इस मिशन को पूरा करने का काम हमारे यहाँ पर बैठे हुए कार्यकर्ता करेंगे मित्रों। और हम जानते हैं कि तेलंगाना का जीत का अध्याय आप ही के पुरुषार्थ से होने वाला है मित्रों। तेलंगाना में भाजपा का अपनी सरकार बनाना हमारे लिए केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, वर्षों तक जो निस्वार्थ भाव से हमारे कार्यकर्ताओं ने समर्पण भाव से जो संघर्ष और बलिदान किया है, उनके बलिदान और संघर्ष को निश्चित रूप से एक मंजिल तक पहुंचाना है। और हमें उसके लिए इस तेलंगाना के सपनों का, जो यहाँ के लोगों का सपनों का तेलंगाना है, उसे बनाना है मित्रों। आज मैं आपके सामने ये आह्वान करने आया हूँ कि आइए हम हर घर घर जाएंगे, उस योजना को जो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के, इस राज्य की जनता के लिए किया है, उन योजनाओं को बताएंगे, और तेलंगाना की वर्तमान सरकार की नाकामी को भी हम बताएंगे। तो मित्रों आइए, हमारा एक लक्ष्य है विकसित भारत, हमारा एक संकल्प है विकसित तेलंगाना, और हमारा एक विश्वास है भाजपा का विजय। इस आह्वान के साथ, इस विश्वास के साथ कि तेलंगाना में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को तैयार हैं। क्या मेरे सभी मित्र तैयार हैं? तैयार हैं? भाजपा में अब तेलंगाना में भाजपा की अपनी सरकार बनाएंगे? पूरी तरह से तैयार हैं? एक बार जोरदार ना लगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय तेलंगाना।